नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सैलरी के बारे में फोर्थ ग्रेड की। प्रोबेशन का टाइम 2 साल का होता है राजस्थान में, तो 2 साल तक फिक्स पेमेंट मिलती है। उसके बाद आपको एक्चुअल पेमेंट मिलना स्टार्ट होती है। वो दोनों क्या होती है उसके बारे में, पेमेंट पूरी नहीं मिलती, कुछ कटौती होकर मिलती है, कौन कौन सी होती है उसके बारे में, प्लस प्रमोशन के कितने चांसेस और अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा उस बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो पेमेंट होती है उसके लिए जब आपका किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर लिखा रहता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए L1 यानी कि पे मैट्रिक्स L1 में आपको पेमेंट मिलेगी। और इन सब का ये जो वेतनमान है ये निर्धारित है। सेवन्थ पे जो लगा था, अभी एट्थ पे की बात चल रही है, सेवन्थ पे 2016 में लगा था, एक्चुअल उसका कैश पेमेंट 2017 से स्टार्ट हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं। L1 के बारे में बता देता हूँ सेवन्थ पे के हिसाब से, क्योंकि एट्थ पे अब लगने के उस पे है, घोषणा हुई है, कमेटी नहीं बनी है, और जल्दी ही बनने के बाद मतलब ये मान सकते हो आप, खूब लास्ट से लास्ट जैसे 27 या 28 की बात चल रही है, 1 जनवरी 28 से शायद अप्लाई हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोगों का तो केस में एट्थ पे से ही पेमेंट स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो एक अलग बात है, उस पर एक अलग वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आपको फिक्स पे वाला दिखा देता हूँ कि जब आप L1 में रहते हो तो L1 में 12,400, ठीक है, ये आपको 2 साल तक मिलेंगे। लेकिन ये भी पूरे नहीं मिलते हैं, इसमें कटौतियाँ होती हैं। अब कटौतियाँ कौन सी होती है ये आपको बता देते हैं। तो देखो, प्रोबेशन के दौरान एक तो GPF कटता है ना। GPF ये आपका फिक्सेशन के बाद भी कटेगा, 2 साल बाद भी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कटेगा। ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, इस पे 7.1% की दर से ब्याज लगता है। ये जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो ये पैसा इकट्ठा होकर मिलता है, बीच में भी आप निकलवा सकते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी या इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो एक तरीके से आप सेविंग कह सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में OPS की स्कीम चालू है, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसलिए ऐसा कटता है। जिसके जहाँ पे NPS होती है ना, न्यू पेंशन स्कीम, फिर वहाँ NPS के तौर पे पैसा कटता है 10%, वो अलग चीज़ है। सेकंड है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो ये स्लैब के हिसाब से कटती है। आपकी जो इनकम है उसकी स्लैब के हिसाब से 265 है, मिनिमम है। इसमें आपको कैशलेस मेडिकल सुविधाएं मिलती है, कुछ जो अस्पताल हैं उनमें आपकी फ्री कैशलेस मेडिकल सर्विस आपको मिलेगी। तो ये दोनों कटने के बाद आपके 11,435, यानी कि पूरे 2 साल तक आपको 11,435 रुपये ये मिलेंगे L1 के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जब, हाँ ये चेंज भी हो सकता है, अगर एट्थ पे लग गया ना तो ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका लगेगा क्या, प्रोबेशन पूरा हो जाएगा। प्रोबेशन पूरा होते ही टेबल हो जाती है चेंज, और हर साल सैलरी बढ़ती है। लेकिन जब शुरुआत होती है वो होती है यहाँ से, कहाँ से, 17,700 से। तो 17,700 आपकी बेसिक पे हो जाती है एक साल। इस पर महंगाई भत्ता लगता है, इस पर HRA लगता है, बाकी सब चीज़ें। सेकंड ईयर 18,200, थर्ड ईयर 18,700, ये बढ़ती रहेगी फिर हर साल, है ना। जैसे ही आप परमानेंट हो जाते हो उसके बाद तो हर साल बढ़ती रहती है, प्लस साल में 2 बार महंगाई भत्ता है, तो आपकी सैलरी फिक्स नहीं रहती, बढ़ती रहती है। हम मिनिमम केस लेके चल रहे हैं। देखो, एक तो कटौती भी बढ़ जाती है, वहाँ मैंने GPF 700 बताई थी, लेकिन जैसे ही आप पक्के में आ जाते हो तो पक्के वाले का स्लैब अलग है। 1,450 रुपये आपके कटेंगे GPF के डिडक्शन, क्योंकि आपकी बेसिक पे यहाँ तक है, 23,100 तक है। जैसे इस स्लैब में आओगे तो GPF बढ़ जाएगा। बाकी आप अपनी मर्जी से GPF कितना भी बढ़वा सकते हो। कोई ये चाहता है कि मेरे को सेविंग ज़्यादा करनी है तो वो ज़्यादा बढ़वा सकता है, GPF में कोई पाबंदियाँ नहीं होती है। सेकंड आ जाता है आपका SI। SI होता है, ये भी स्टेट इंश्योरेंस टाइप होता है। तो ये भी स्लैब के हिसाब से कटता है मिनिमम। इसको भी आप अपनी स्लैब से 2 ऊपर तक कटवा सकते हो। जैसे आपकी 800 हो गई ना यहाँ पे, तो आप 1200 और 2200, चाहो तो आप 2200 तक कटवा सकते हो, 2 स्लैब ऊपर तक। ये फिर क्या है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कटता है, तो ये मार्च से ही कटौती चालू होती है इसकी। तो एक ये हो गई कटौती इसकी। आगे चलते हैं तो ये आपका RGHS हो गया, जो 265 रुपये। जैसे ही 18,000 से ऊपर आपकी बेसिक पे हो जाएगी, फिर ये 440 लगना चालू हो जाएगा। ये तो कटौतियाँ बता दी। अब मैं बताता हूँ सैलरी कैसे बनती है। देखो, सैलरी में बेसिक मैंने बता दी 17,700, उसके ऊपर लगता है महंगाई भत्ता, जिसको बोलते हैं DA, डियरनेस अलाउंसेज, जो अभी 58% है, इस अक्टूबर में 58 हुआ है, ठीक है। फिर वापस अगले स्लैब में, यानी कि जनवरी से और जून तक जो रहेगा उसमें 3 से 4% बढ़ जाएगा। फिर वो जुलाई वाले में 3-4%, मतलब 2-3 4% तक ये बढ़ता है। HRA फिक्स है, फिलहाल 10% चल रहा है। तो ये बेसिक पे का, ये DA हो गया, ये HRA हो गया। कटौती स्टेट इंश्योरेंस की हो गई, GPF की हो गई, और RGHS की हो गई। जब इन सारों को कैलकुलेट करते हैं तो 27,221 रुपये आते हैं। यानी कि जैसे ही 2 साल बाद आपका फिक्सेशन हो जाएगा तब आपको 27,221 इन हैंड मिलेंगे, काट पीट के, ठीक है। नेट पेमेंट आपकी ये हो जाएगी।
उसके बाद क्या होगा, हर साल इंक्रीमेंट लगेगा। मैंने हर साल का भी आइडिया लगा दिया आपका, ये देख सकते हो आप। और इंक्रीमेंट का भी अब 2023 से तो कैश चेंज हो गया, वरना 1 जुलाई को ही लगता था, लेकिन अब थोड़ी सिनेरियो चेंज है। सपोज़ आपकी ज्वाइनिंग अगर नवंबर में होती है, मान लो नवंबर 24 में ही होती है, 25 में है ना, तो आपका 1 जनवरी से इंक्रीमेंट लग जाएगा। अब 2 टाइम इंक्रीमेंट लगता है, एक तो जनवरी में भी लगता है और जुलाई में भी लगता है 2023 से। ठीक है, वो डिपेंड करता है जब आपकी ज्वाइनिंग हुई है उसके हिसाब से। अगर 30 जून तक हुई है लास्ट, तो 30 जून को हुई है तो फिर जनवरी में, बाकी 30 जून से पहले है तो फिर जुलाई को लग जाता है ना। वो अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब आपका लॉस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग से उस पर बात करेंगे। अब देख सकते हो आप यहाँ से, ये मैंने बता ही दिया आपकी, हर साल जैसे जैसे आपकी पेमेंट इंक्रीज हो जाती है तो बेसिक पे बढ़ेगी। ये डीए 27,000, फिर बेसिक पे बढ़ेगी। डीए मैंने ये बहुत कम बढ़ाया ऐसे ही अंदाजे से, बाकी हर साल 3-4% या बढ़ जाएगा, तो ये इससे तो ज़्यादा ही रहेगी, ये मैंने कम बताई है ना। ऐसे इंक्रीज होती चल जाती है वो हर 6 महीने में। ये मान लो आपकी सैलरी है ना, कम से कम 700-800 रुपये बढ़ती रहेगी उसके, और बाद में तो हज़ार हज़ार रुपये बढ़ती रहेगी। और अगर 8वां पे लगा तो फिर ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। 8वें पे के ऊपर कितनी मिलेगी सैलरी, उसकी डिटेल वीडियो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। इसके बाद है ना, वो आप देख लेना, वो बिल्कुल उसमें हमने अंदाजन जो बनेगा वो बताया है। और डीए मैंने बताई दी आपको, महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है 3 या 4% की रेट से। प्रमोशन की बात कर ले, थोड़ा सा प्रमोशन का पूछ रहे थे तो मैं पहले आपको एक्चुअल स्थिति बता देता हूँ आज की। देखो दोस्तों, एक्चुअल में किसी भी पद पर प्रमोशन होने के लिए 2-3 चीज़ें होती है। एक तो जैसे मान लो इस पद के लिए एलडीसी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। सेकंड, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि इतना पढ़ा लिखा है क्या। तो पहले के टाइम पे तो भर्तियां हुई नहीं है 4th ग्रेड की, जो भी लोग लगे हैं वो अनुकंपा नियुक्ति से लगे हैं। अनुकंपा मतलब समझ रहे हो, कि कोई आदमी सरकारी जॉब में था, उसी जॉब में ही वो एक्सपायर हो गया, तो उसका या बेटा है या पत्नी है, फैमिली मेम्बर जो भी एलिजिबल है उसको जॉब देते थे। और अगर वो फैमिली मेम्बर सिर्फ 10वीं पास है तो उसको 4th ग्रेड जॉब देते थे। अगर वो 12वीं पास है तो फिर उसको एलडीसी जनरली दे देते थे। या फिर सपोज़ करो कोई ऐसी पोस्ट है जो 2400 ग्रेड पे तक की है, जैसे मान लो कोई 4th ग्रेड में ही था, या फिर मान लो कोई पटवारी था तो उसको एज ए पटवारी दे दिया, कोई एलडीसी बाबू था तो एज ए बाबू दे दिया। ऐसे मतलब 2400 तक देते हैं, पहले तो खैर 3600 भी देते थे, अब 3600 तो डीजीएस वगैरह नियुक्ति उनकी होती है, बाकी तो 2400 तक होती है। तो पहले सारी भर्ती जो हुई है अनुकंपा वालों की हुई है, वो ऑलरेडी सिर्फ 10वीं पास ही होते थे, और 10वीं पास होते थे तो उनका प्रमोशन का चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एलडीसी के लिए तो आदमी चाहिए 12वीं वाला, तो वो तो वैसे ही रह जाते थे ज़्यादातर। हाँ, कुछ एक लोग थोड़े थे जो जिन्होंने पढ़ाई कर ली या कर रखी थी, 12th वगैरह कर ली बाद में, तो उनका फिर प्रमोशन हो जाता है किसमें, एलडीसी में। अब ये मैं क्या प्रैक्टिकल हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ कि लोगों का हुआ है प्रमोशन, हमने देखा है, काम करते हैं हमारे साथ, तो मेरे को पता है उस चीज़ का। तो अगर आपके पास 12th है और RSCIT, क्योंकि अब कंप्यूटर कोर्स भी इसके लिए कर दिया और होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट भी होता है, टाइपिंग कराते हैं वो उसके लिए। तो अगर वो कि आपके पास है तो फिर आपका एलडीसी में प्रमोशन हो जाता है। पहले के लोगों का हुआ है, जो अनुकंपा से भी लगे हैं ना, उनका भी हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप एलडीसी आ जाते हो ना, फिर आप आ जाते हो किसमें, एलडीसी के बाद आपका प्रमोशन किस में होता है, यूडीसी में होता है। ठीक है, ये फिर विभाग टू विभाग रहता है, क्योंकि एलडीसी का जो प्रमोशन होता है ना, वो विभाग वाइज होता है। और इसमें भी ये ऐसे ही करेंगे, विभाग वाइज समझ लो कि जैसे कोई राजस्व कर्मचारी वो एलडीसी है, कोई शिक्षा विभाग के एलडीसी है ना, कोई अलग माइंस डिपार्टमेंट के एलडीसी हो गए, तो मतलब कि फिर वो उनकी सीनियरिटी बनती है, और उसमें अगर आप टॉप पे हो तो फिर प्रमोशन हो जाता है। अब इनको एलडीसी बोलते भी नहीं है, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट ही बोलते हैं। उससे फिर प्रमोशन हो जाता है आपका यूडीसी के अंदर। ठीक है, जैसे अभी इसके अंदर भी फ़िलहाल प्रैक्टिकली यूडीसी में भी अभी इसी 2-4 महीने पहले प्रमोशन हुआ है 4th ग्रेड के बंदों का भी। ठीक है, तो ये यहाँ से देख सकते हो आप यूडीसी, और यूडीसी के बाद अगला प्रमोशन होता है डब्ल्यूओ में, जो सहायक होते हैं, सहायक प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं इनको, है ना। तो ये आपकी 2400 ग्रेड पे होती है ना, और ये होती है 2800, और ये होती है 3600 डब्ल्यू वाली। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो वर्किंग टाइम है, मतलब जो जॉब का कितना है। सपोज करो कोई 20 साल का बंदा लग गया, है ना, मान लो 21 का लगा है, 21 का ही लग गया, तो 60 साल तक काम करेगा। 60 साल तक काम करेगा, यानी कि वो 39 साल तक काम करेगा। ठीक है, तो उसके प्रमोशन के चांस बहुत ज़्यादा है कि वो और ऊंचे से ऊंचे पद पे जाएगा। कोई काम ही 20 साल कर रहा है फिर उसका तो अपन कह भी नहीं सकते। प्लस उसकी उसकी क्वालिफिकेशन भी पूरी है।
ठीक है। प्लस उसका विभाग भी उसको ऐसा मिल गया कि जहाँ प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। जैसे अगर एलडीसी की बात करें तो सचिवालय में 3-4 साल में प्रमोशन हो जाता है। अगर आप सचिवालय में एलडीसी हो ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। अगर उसको वो मिल गया तो फिर तो बात ही अलग है कि नहीं। तो वो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करेगी। अब विभाग की बात जो कर रहे हैं ना, अब वो कर लेते हैं। देखो, विभाग के लिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि अब जो लोग सेलेक्ट होंगे उनमें से 80-90% का रोल सिर्फ इतना है कि मेरे को ऐसा मिल जाए जहाँ मेरी पढ़ाई हो जाए, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये कि एक तो भाई अर्बन एरिया है या रूरल गांव का एरिया, उसका फ़र्क पड़ेगा, श्योर है। जयपुर मिल गया तो सुबह 9 बजे बायोमेट्रिक होती है, 6 बजे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, या ऐप से बायोमेट्रिक नहीं होती तो ऐप से अटेंडेंस होती है और जीपीएस के हिसाब से, ठीक है। गांव में अलग सिस्टम रहता है ना, लोड नहीं रहता इतना। हो सकता है वहाँ अर्बन में वर्कलोड भी उस हिसाब से हो, क्योंकि काम चलता रहता है पूरे दिन। हाँ, फिर आपके पास पावर रहेगी, ठीक है, तो आप काम करवाओगे लोगों के, जानकारी रहेगी। तो अब हर चीज़ नहीं मिल सकती ना एक साथ कि आपको टाइम भी पूरा मिल जाए, है ना, पावर भी आपको सारी चाहिए, तो हर चीज़ नहीं मिलती, कुछ ना कुछ चीज़ से आपको वो करना पड़ेगा। तो अगर हाँ, मतलब वैसा विभाग आपको मिलता है जहाँ थोड़ा गांव के टाइप का या उस टाइप का, तो वहाँ इतना वर्कलोड वगैरह कुछ नहीं रहता। काम क्या रहता है उसमें, काम ये आपका पूरा दिन वैसे ही निकल जाता है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको फाइलों के जवाब बना के भेजने हैं या कोई पत्र आ गया उसका रिपोर्ट देनी है ना। तो फिक्स काम है, जो अधिकारी बोल रहा है उनकी मदद के लिए आदमी होता है, तो मदद उसमें लगे रहो आप, ये है ना। और होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह में मिल जाता है तो और अच्छा है घर से अप डाउन वगैरह के लिए, क्योंकि सब लोग की यही समस्या होती है कि 2 दिन छुट्टी है तो उसमें अप डाउन ये वो, है ना। एक पढ़ने वालों के लिए ये है कि एक सैटरडे संडे की जहाँ छुट्टी रहे, तो मोस्टली जो ऑफिस रहते हैं ना वहाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है। बाकी जैसे आपका ये मेडिकल में अगर आप चल जाते हो तो वहाँ सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता है। कुछ एक निगम है ना, वहाँ सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता है, तो वो अलग है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लोकेशन के टाइम ये चीज़ें देख लेना, मतलब कि हाँ कौन सा अच्छा है। प्लस जैसे मान लो स्कूल वगैरह है जहाँ पोस्टें हैं, तो स्कूल तो सबसे बेस्ट है। कई लोग इसमें बचना क्या है, ठीक है, प्रमोशन ठीक है थोड़े लेट होते हैं, लेकिन स्कूल में गर्मी की छुट्टियाँ हैं, है ना, सर्दी की छुट्टियाँ हैं, प्लस दिवाली वैकेशन आप देख सकते हो। पर पढ़ने वाले बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इसमें रहेगा नहीं, वो तो यहाँ से निकलेगा, वो तो ज़्यादा टाइम निकालने वाला है नहीं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आती है पोस्टें, क्योंकि इससे पहले ये भर्ती इतनी बड़ी हुई है नहीं, है ना, तो डिपार्टमेंट अलोकेशन का कैसे क्या रहता है बाकी उस टाइम जो आएगा और डिस्कस कर लेंगे। फिर भी आपके दिमाग में कुछ कुछ डाउट है तो वो आप डाल देना, क्योंकि एक आया था डिपार्टमेंट के लिए भी, तो इसमें बहुत ज़्यादा इतना हवा हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस हिसाब से थोड़ा सा पता करके और वो कर लेना, और कमेंट आप कर देना पर्टिकुलर, जुड़ जाओ इस पे, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब कर लेना, है ना। कहते तो है नहीं अपन, क्योंकि लोग आपने आप जरूरत होती है जुड़ जाते हैं। तो बस ये थी थोड़ी सी बात, और वीडियो इससे रिलेटेड आती रहेगी और आगे भी डाल देंगे डिपार्टमेंट्स वगैरह की, इतनी कोई समस्या है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।